हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 12 आईटी कोड 802 के लिए यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस के बारे में समझने वाले हैं एंड फिर हम ये समझने वाले हैं कि हमें डेटाबेस की क्या नीड है एंड ऐसी क्या प्रॉब्लम थी एग्जिस्टिंग सिस्टम में जिसकी वजह से हम डेटाबेस को प्रेफर करते हैं। ये सभी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सिलेबस के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो 10 मार्क्स का पोर्शन होता है एंड इसके बारे में डिस्कशन हमने किया था लास्ट वीडियो में, जहां पर हमने पार्ट ए के लिए फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब आज की वीडियो के साथ हम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को शुरू कर रहे हैं आईटी के लिए एंड आईटी के केस में ये पार्ट 50 मार्क्स का है। आईटी के लिए जो पार्ट ए है उसका 10 मार्क्स है और जो पार्ट बी है उसका 50 मार्क्स है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहला चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट। ये अप्रॉक्स 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पर ये जो वेटेज सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड की है ये सिर्फ एक टेंटेटिव वेटेज है, मींस जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स कम या ज्यादा हो। ये आपको एक टेंटेटिव आइडिया प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वेब, ये 10 मार्क्स का है। इसके बाद नेक्स्ट है जावा, ये 20 मार्क्स का है। एंड देन लास्ट चैप्टर 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, ये है 5 मार्क्स का। यहाँ पर ये टोटल मिलाकर बनाते हैं 50 मार्क्स। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जावा की सबसे हाईएस्ट वेटेज है। हाईएस्ट वेटेज होने की वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जावा। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट्स, इसके मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग। एंड देन ऑपरेटिंग वेब। देन बात करें वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी की, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका डिस्कशन हम प्रॉपर वे में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के साथ। ओके, अब बात करते हैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर करना है। इसी में सभी स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो अप करना है। आपको सभी लाइव एंड वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते हैं, आपको सभी को फॉलो अप करना है प्रॉपरली। इसके बाद आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। मीन्स जब आपको खुद से कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? सीबीएसई स्टडी मटेरियल से, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पीडीएफ गिवन है एंड ये आपको फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाती है। हाउएवर ये हमने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की हुई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको पीवाईक्यू सैम्पल पेपर ये भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज इससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एंड आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। बात करें पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जो सीबीएसई पर प्रोवाइडेड होते हैं सीबीएसई वेबसाइट पर पीवाईक्यूज वो सॉल्व्ड नहीं होते हैं, मींस उनके सॉल्यूशंस वहां पर गिवन नहीं होते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको कोई रेफरेंस बुक रेफर करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑल इन वन बुक की। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑल इन वन बुक। इसमें आपको ये तीनों फीचर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। काफ़ी टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें अपने एग्जाम के लिए, उस केस में आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये डिटेल नोट्स हैं। एंड फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प करेंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में, समझने में। एंड साथ ही पीवाईक्यू से आप क्वेश्चन पैटर्न भी इजीली समझ पाएंगे एंड उन्हें प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस कंसेप्ट को क्यों सीख रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तब हम उसमें इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। मींस जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसे यूज़ करना होगा, उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एंड इसे एक्सट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ पर ये किस चीज़ को मैनेज कर रहा है? डेटाबेस को। तो ये डेटाबेस क्या है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में। मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमने किस फॉर्मेट में स्टोर की है? डेटाबेस के फॉर्मेट में। एंड यहाँ पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, वो सभी ऑपरेशन हम कहाँ पर कर रहे हैं? डेटाबेस पर कर रहे हैं। एंड इसलिए हम इस चैप्टर में डेटाबेस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, रिलेवेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, एंड तभी हम उसके लिए इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। एंड यहीं पर रोल आता है डेटाबेस एंड डीबीएमएस का। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डेटाबेस को समझने से पहले हमें डेटा के बारे में समझना होगा। जब हम रॉ फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं वही होता है डेटा। मींस सपोज करते हैं हम किसी क्लास में जाकर एक एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं स्टूडेंट से, एंड सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मार्क्स को कलेक्ट किया है, मींस हमने डेटा कलेक्ट किया है। एंड ये डेटा क्यों है? क्योंकि इस पर अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, हमने इसे इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं किया है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट थे, लाइक ए स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, बी स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स हैं। इस तरह से मेरे पास सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें मैंने कलेक्ट किया है, एंड इसलिए हमने कहा है कि ये है डेटा। बट अगर मैं इस पर प्रोसेसिंग कर दूं, मींस जब डेटा की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया जाएगा। जैसे आप एवरेज कैलकुलेट करें, मैक्सिमम कैलकुलेट करें या फिर मिनिमम कैलकुलेट करें, ये सभी क्या है? ये प्रोसेसिंग है। मींस अब हम इस डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम इस डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाकर ये बनती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। मतलब हमें पता चलेगा कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं या फिर एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल पाएगी। जब हमने सिंपली रॉ फैक्ट्स को कलेक्ट किया था, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, तो वो था डेटा। और जब हमने प्रोसेसिंग की तो प्रोसेस करने के बाद ये डेटा चेंज हो गया इंफॉर्मेशन में। यही है इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि डेटा क्या है, जब हम रॉ फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं एंड उसे प्रोसेस नहीं किया गया है, तब वो डेटा है। और जब डेटा को प्रोसेस किया जाएगा तो उससे बनती है इंफॉर्मेशन। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स गिवन हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इनसे लगातार PYQs पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलमोस्ट हर फील्ड में हमें डेटाबेस का यूज़ करना है। एंड अगर हम हर फील्ड की बात कर रहे हैं, मींस हम अगर ये जानना चाहते हैं कि हर फील्ड में हम डेटाबेस क्यों यूज़ करें, उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि हमें ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमें ऑलमोस्ट हर फील्ड में डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली कौन से फील्ड में हम डेटाबेस को कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं कि डेटाबेस एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। डेटाबेस रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसमें से इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर पाएँ। मीन्स यहाँ पर हम इस
चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक स्कूल है, सपोज करते हैं कि आपका ही स्कूल है, तो आपके स्कूल में एक डेटाबेस मेंटेन किया गया है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। सो अब ये रिलेटेड डेटा कैसे है? अब देखिए, हमें पता है कि जो भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड स्टोर करने वाले हैं, जैसे अगर हमने एक रिकॉर्ड की बात की जो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता है कि उसमें जो नेम लिखा है, क्लास लिखी है, रोल नंबर लिखा है, मार्क्स लिखे हैं या फिर बाकी डिटेल्स हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की हैं। फिर जब हम दूसरे रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो सभी डिटेल्स हैं। सो यहाँ पर हम अलग अलग स्टूडेंट्स की डिटेल्स को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, पर हर एक डिटेल लाइक नेम, क्लास, रोल नंबर, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बिलोंग करता है। सो जब हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये था रिलेटेड डेटा जहाँ पर हमने नेम, क्लास स्टोर किए। सो नेम अलग चीज़ है, क्लास अलग चीज़ है, बट ये रिलेटेड कैसे हैं? ये रिलेटेड ऐसे हैं कि ये एक ही स्टूडेंट के नेम और क्लास हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जब रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है या तो आप उसे मैनुअली कहीं पर लिख लेंगे या फिर आप उसे कंप्यूटराइज कर देंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि आप उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे। जैसे अगर आप स्कूल के लिए एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो वहाँ पर आप सभी के एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग उसी को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप रैंडमली कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखेंगे, आप उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड फिर हम उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं। मींस अगर हमें वहाँ पर ये सर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन नंबर जिन्हें अभी तक असाइन नहीं हुआ है, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटाबेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डेटाबेस रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था जहाँ पर हम एक स्कूल के स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट डेटाबेस है तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स मेंशन है एंड ये सभी स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट मीन्स कुछ एंटिटीज़ को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है डेटाबेस की हेल्प से, जिसे हम कह रहे हैं स्टूडेंट डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस है वो रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड ये जो रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स हैं इन्हें हम मिनी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट डेटाबेस है वो कौन से मिनी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे मिनी वर्ल्ड कहा है, क्योंकि उसमें रियल वर्ल्ड की सभी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, सिर्फ रियल वर्ल्ड की कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर हमें मिनी वर्ल्ड में कोई भी चेंज करना है या फिर सपोज करते हैं हम यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि स्कूल से कोई स्टूडेंट चला गया है या फिर कोई स्टूडेंट जो पास हो गया है स्कूल से, उसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें वहाँ से हटाना होगा। जो स्टूडेंट एक्चुअल में चला गया वो चेंज कहाँ पर हुआ? वो चेंज हुआ मिनी वर्ल्ड में। मीन्स जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स क्योंकि पास आउट हो चुके हैं इसलिए अब मिनी वर्ल्ड में चेंज हो गया है। एंड वही चीज़ अब हमें कहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी होगी, कहाँ पर दिखानी होगी? डेटाबेस में। हमें डेटाबेस में से वो सभी रिकॉर्ड्स रिमूव करने होंगे क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है मिनी वर्ल्ड में। तो जब भी रियल वर्ल्ड में कोई चेंज होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था डेटाबेस के फॉर्म में, वहाँ पर भी हमें वो चेंज दिखाना होगा। ओके, देन हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ डेटाबेस को बनाया जाता है। मींस हम अगर स्कूल के स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें स्टूडेंट्स की सभी डिटेल स्टोर करनी है, इसलिए हम डेटाबेस बना रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी कंपनी के लिए डेटाबेस बनाया जाएगा तो वहाँ पर भी हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। हमें एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस बनाना है या फिर हमें प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बनाना है। इस तरह से हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। एंड फिर जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी वो इंफॉर्मेशन भी उसी स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड होती है। देन
देन डेटाबेस का कोई भी साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इसका मतलब है कि हम डेटाबेस को कितना भी लार्ज और स्मॉल बना सकते हैं, जैसा हमारा पर्पस है वैसे ही हम ये साइज़ डिसाइड करते हैं। जैसे अगर किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए डेटाबेस बनाया जा रहा है तो क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो साइज़ होगा डेटाबेस का वो स्मॉल होगा। बट वहीं अगर हम एक सपोज करते हैं सिटी लेवल डेटाबेस बना रहे हैं, जहां पर हम एक सिटी के सभी सिटीजन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्योंकि एक सिटी में बहुत सारे सिटीजन्स होंगे, सो वहाँ पर डेटाबेस का साइज लार्ज हो जाएगा। इसी तरह से जब हम अलग अलग पर्पस के लिए डेटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पर साइज अलग अलग होते हैं एंड इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी साइज का डेटाबेस हो सकता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना भी कॉम्प्लेक्स या फिर कितना भी सिंपल हो सकता है। आप चाहे तो सिर्फ उसमें 2 ही डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम और रोल नंबर। इस तरह की सिर्फ हमने 2 डिटेल्स मेंटेन की और सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, डेटाबेस मेंटेन किया है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है, लाइक उनकी हर एक डिटेल मेंशन की है, डिफरेंट टेबल्स बनाई हैं, डिफरेंट टेबल्स को लिंक किया है, तो हम उसे कितना भी कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हैं और कितना भी सिंपल भी रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। देन हम इसे मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर इसे कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। मीन्स डेटाबेस नेम सुनकर आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमेशा कंप्यूटराइज ही होगा, कंप्यूटर पर ही वर्क करेगा। जब हम मैन्युअली इसे मेंटेन कर रहे हैं तब भी वो डेटाबेस है। हमें डेटाबेस की एक्चुअल डेफिनेशन को ध्यान रखना है। जब हम रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो डेटाबेस है। तो ये मैन्युअली भी मेंटेन किया जा सकता है। जैसे अगर आपके क्लास टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी सभी डिटेल्स मेंटेन करते हैं, तो उन्हें कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर को रेफर कर सकते हैं। तो वो अटेंडेंस रजिस्टर ही उनके लिए एक डेटाबेस का काम कर रहा है। एंड अगर वहीं स्कूल आपका डेटाबेस मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ करेगा, जहां पर कंप्यूटर पर आपकी सभी डिटेल्स को डेटाबेस के फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। सो डेटाबेस मैन्युअली भी मेंटेन किया जा सकता है या फिर वो कंप्यूटराइज भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपसे डेटाबेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एंड डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़, इस पर बेस्ड पीवाईक्यू भी पूछा गया है। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, मैं आपको हर जगह बताऊंगी कि कहाँ पर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को आप वहीं पर नोट डाउन कर लें या फिर अपनी PDF में मार्क कर लें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नीड फॉर अ डेटाबेस। सो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिस वजह से हम DBMS को प्रेफर करते हैं, वो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग, जैसा कि यहाँ पर फाइल कीवर्ड इंडिकेट कर रहा है कि हम डेटा को फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। सो अब हम यहाँ पर डेटा को हैंडल करने के लिए, मींस डेटा से डील करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज़ करेंगे। मींस अगर हमें कोई भी न्यू डेटा इंसर्ट करना है या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट या मॉडिफाई करना है या फिर उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है, इसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होगी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स लिखते हैं। देन न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे अगर हमें न्यू नीड है, मींस कोई एक न्यू रिक्वायरमेंट है जो पहले से स्पेसिफाइड नहीं थी, तो अब उस न्यू नीड के लिए एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझाया गया है जिसकी हेल्प से हमें सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी के बारे में एग्जाम्पल गिवन है जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है सेल्स डिपार्टमेंट और एक है पे रोल डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में फाइल 1 प्रेजेंट है एंड फाइल 1 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फाइल 1 में हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं? फाइल 1 में हमारे पास सभी सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। इसके बाद पेरोल डिपार्टमेंट में फाइल 2 प्रेजेंट है जिसके लिए अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम है एंड यहाँ पर फाइल 2 में सभी सेल्स पर्सन के पेरोल के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया, हम सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं दोनों ही फाइल्स में, बट क्योंकि ये अलग अलग फाइल्स हैं, हम इन्हें अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सेस करने वाले
हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली है डेटा रिडंडेंसी, मीन्स हम सेम इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा फाइल में स्टोर करने वाले हैं। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर एक सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं जिसकी आईडी है S1। तो ये जो सेल्स पर्सन की आईडी है S1, ये हम फाइल 1 में भी स्टोर करेंगे और फाइल 2 में भी स्टोर करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन है तो उसमें उसकी आईडी होनी चाहिए, और फिर पेरोल डिपार्टमेंट में क्योंकि सेल्स पर्सन की बात हो रही है तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कौन सी सेल्स पर्सन की बात हो रही है, इसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें आईडी दोनों केस में चाहिए, बट क्योंकि ये दोनों फाइल्स हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग स्टोर किया है दोनों फाइल्स में। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हमारा स्पेस वेस्ट होगा। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कि एक ऐसा सेल्स पर्सन है जो यहाँ से जो सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ से चला गया है, मींस वो कंपनी से ही चला गया है, बट जो पेरोल डिपार्टमेंट है क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट से लिंक नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया है। मींस जो रिकॉर्ड फाइल 1 में से डिलीट हो चुका है वो रिकॉर्ड फाइल 2 में से डिलीट नहीं हुआ, वो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक रिकॉर्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट है बट यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो क्या ये इनकंसिस्टेंसी में रिजल्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सभी फाइल्स को अपडेट नहीं किया, इस वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट बन गया है। देन जो थर्ड प्रॉब्लम आएगी वो है लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, मीन्स यहाँ पर सभी डेटा फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं, ये फाइल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मींस यहाँ पर फाइल 1 अलग है, फाइल 2 अलग है, इन दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस कर रहे हैं, जिस वजह से दोनों ही फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर अगर हमें इन दोनों से डेटा को एक्सेस करना है, मींस इन दोनों में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सपोज करते हैं कि मुझे जो सेल्स पर्सन है जिसकी आईडी है S1, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए पेरोल इन्फॉर्मेशन के साथ। मींस मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिर पेरोल डिपार्टमेंट से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट क्योंकि ये अलग अलग फाइल्स हैं इसलिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होगा। सो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि डेटा इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं होता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी, जिसका मतलब होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा फाइल में स्टोर्ड होती है, जिसकी वजह से हमारा स्पेस वेस्ट होता है। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, मीन्स अगर एक इन्फॉर्मेशन एक जगह अपडेट कर दी गई है बट कहीं और अपडेट करना भूल गए हैं तो उस वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाता है। देन लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, मीन्स अगर डेटा फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें दोनों फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि अगर हमें मल्टीपल फाइल्स में से डेटा को एक्सेस करना है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड इसी अप्रोच मतलब ये जो हमें ये सभी प्रॉब्लम्स आई हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आता है डेटाबेस अप्रोच। सो ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हमने ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस की हैं, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, ये तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगी डेटाबेस अप्रोच की हेल्प से। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस अप्रोच में हम डेटा की एक सिंगल रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं, मीन्स सारा डेटा एक सिंगल जगह पर स्टोर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फाइल्स हैं वहाँ पर डेटा स्टोर्ड है, फिर हमने अगर मल्टीपल फाइल्स में डेटा अपडेट नहीं किया तो फिर वो डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाता है, और फिर मल्टीपल फाइल में से डेटा एक्सेस करना हो तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिशनल फाइल में, बट यहाँ पर जब हम डेटाबेस अप्रोच में आए तो यहाँ पर क्योंकि डेटा की सिंगल रिपोजिटरी है तो अलग अलग फाइल्स में डेटा स्टोर्ड नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल जगह पर डेटा स्टोर्ड है, जिस वजह से इन तीनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता है। एंड यहीं पर हम बात करते हैं DBMS की। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं DBMS, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट येस, आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि जो प्रॉब्लम्स हमने ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस की हैं वो सभी यहाँ
पर डेटाबेस अप्रोच की हेल्प से सॉल्व हो जाती हैं। सो इसके आगे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक फॉर क्लास 12 IT Code 802, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय एवरीवन।